हेलो बच्चों। इससे पहले हमने देखा था किस तरह से पॉलिटिक्स में इंटरफियरेंस होता है जब रिलीजन को लेकर के डिफरेंट डायनामिक्स चेंज होते हैं। ठीक उसी कंटेक्स्ट में अब हम आगे देखेंगे कि जेंडर और पॉलिटिक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जब हम जेंडर की बात करते हैं, स्पेसिफिकली मेल और फीमेल, तो समय के साथ साथ जो रोल्स हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो चेंज होती रहती हैं। जो डायनामिक्स है वो चेंज होते हैं। मेन के सेक्शन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा चेंज नहीं हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमने ये माना कि पुरुषों का काम घर से बाहर जाना, पैसा कमा करके लाना और घर को संभालना है। ठीक उसी कंटेक्स्ट में जब हम विमेन की बात करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विमेन की सिचुएशन लगातार इवॉल्व हो रही है। तो इवॉल्विंग सिचुएशन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगातार चेंज होंगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब वो इवोल्यूशन होगा उसकी वजह से सोसाइटी में अल्टीमेटली चेंज आएगा। तो किस तरह का चेंज आता है ये देखने वाली बात होगी। ये एक पोस्टर है जो कि बंगाल का है, विमेन के स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। जब भी विमेन को लेकर के कोई बात होती है तो लंबे समय में वहां पर एक बॉन्डेज दिखाने की बात होती है, क्योंकि महिलाओं को बंधन में रखा गया। यहां तक कि हम कहेंगे कि भारत ऐसा देश है जहां पर स्त्रियों को सीधे वोटिंग का राइट मिल गया, पुरुषों और स्त्रियों को साथ में मिला। लेकिन बहुत से ऐसे देश रहे जहां पर स्त्रियों को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा मतदान के अधिकार के लिए। सोचिए, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन तो बाद की बात है, लेकिन पॉलिटिक्स में कौन लोग रहेंगे, हमारा नेतृत्व कौन लोग करेंगे, ये चुनने का अधिकार भी महिलाओं को काफी बाद में मिला। तो उसके लिए भी एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। आज भी जब समाज में स्त्रियों की बदलती भूमिका की बात होती है तो स्त्रियों का जो संघर्ष है वो एक तरह से पुरुषों से है। लगातार उनके अपने अधिकारों को लेकर के है, उनकी अपनी परिस्थितियों को लेकर के है, और उन अधिकारों में जो लगातार परिवर्तन है। जैसे हम अलग से मैं कुछ एक सेशंस बनाऊंगा इसको लेकर के, वो आप देख लीजिएगा अगर इंपॉर्टेंट लगे। वो है फेमिनिज्म को लेकर के जो मूवमेंट हुआ। हर एक देश में स्त्रियों की जो भूमिका है, जो अधिकार है, जो परिस्थितियां हैं, मुख्य तौर पर परिस्थितियों के अनुसार उनके अधिकारों का निर्धारण हो रहा है। तो कहीं पर मैटरनिटी को लेकर के इश्यूज जनरेट हो रहे हैं और एबॉर्शन राइट की बात हो रही है कि हमें मिलना चाहिए, और कहीं पर स्त्रियों का ये हाल है कि उन्हें अपने मन के कपड़े पहनने की भी आजादी नहीं। तो अगर हम संपूर्ण विश्व की बात कर रहे हैं तो अलग अलग राष्ट्र की परिस्थितियां अलग हैं, और जिस राष्ट्र की परिस्थिति जैसी है उसके अनुसार वहां के लोगों की मांग है। और डिजिटल युग होने की वजह से, डिजिटल मीन्स होने की वजह से कई बार लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो क्या मांग रहे हैं या किस तरह की परिस्थितियां सामने है। तो ये भी देखने को मिलता है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जहां पर ये माना गया कि विमेन और मेन को जब बायोलॉजिकली डिफरेंशिएशन में देखा गया तो ये माना गया कि विमेन नेचुरल केयर टेकर और नर्चरर हैं, जिसकी वजह से वो फैमिली को ऑर्गेनाइज करने में, उसको संभालने में ज्यादा अच्छी भूमिका निभा सकती हैं। तो वर्ल्ड वाइड अगर बात किया जाए तो विमेन को ये माना गया कि वो घर संभालने, घर का देखभाल करने और बच्चों को संभालने में ज्यादा अच्छी हैं। पुरुष बाहर की चीजें देखेंगे और महिलाएं घर की चीजें देखेंगी।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसी माइंडसेट में, इसी सोच में बदलाव हुआ, और जब विमेन सेक्शन ने ये मांगना शुरू किया कि अपार्ट फ्रॉम देयर बायोलॉजिकल रोल हमें भी सोसाइटी में compete करना है, मेन के बराबर आना है, तब फिर सिचुएशन चेंज हुई। अगर किसी भी फैमिली के फाउंडेशन की बात किया जाए तो फाउंडेशन हमेशा से विमेन होती है, और अगर विमेन के जो जो भी रोल्स हैं इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल, इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजिकल, सोसाइटी में जब उनके रोल चेंज होंगे तो उन लगातार चेंज होते हुए रोल्स में क्या बेस्ट पॉसिबल वे में रिजल्ट ओरिएंट हो सकता है, मतलब किस तरह का रिजल्ट डेविएट किया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि विमेन के कंटेक्स्ट में लगातार उनकी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती जा रही है। ऐसे में घर से बाहर की चीजें संभालने के बाद क्या घर संभाल पाएंगे या नहीं, वो एक अलग कंटेक्स्ट हो जाता है। तो इसे हम जेंडर डिवीजन कहते हैं। जेंडर डिवीजन से भी सिंपल सी बात यह है कि हमने जो घर के काम हैं उनको धीरे धीरे वैल्यूलेस डिक्लेयर कर दिया। आगे हम इसमें देखेंगे कि घर के काम हो या बाहर के काम हो, तो औसतन घर के काम इन टर्म्स ऑफ आवर्स ज्यादा होते हैं, जबकि जो बाहर के काम हैं वो नंबर ऑफ आवर्स में कंपैरिजन में कम होते हैं। लेकिन क्योंकि विमेन को किसी तरह की सैलरी नहीं प्रोवाइड की जाती या किसी तरह का कंपनसेशन नहीं दिया जाता, उसकी वजह से नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा होने के बावजूद भी उनके काम को उतनी वैल्यू नहीं मिलती जितना आदमियों के काम को मिलती है, क्योंकि वहां से पैसा मिलता है। लेकिन अब सवाल आता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। ये बात तो क्या थी, ये सोशियोलॉजिकल। जब भी हम किसी टर्म्स को पढ़ते हैं, किसी भी परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, और मतलब उसके डिफरेंट एस्पेक्ट में फिर जब आप जाएंगे सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, समाज के स्तर पर किसी चीज को समझना, वो एक अलग एस्पेक्ट है, एक अलग डायमेंशन हो जाएगा। यहाँ पर हम पॉलिटिकल डायमेंशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ह्यूमन का इंटरनल एस्पेक्ट है, एक ह्यूमन का एक्सटर्नल एस्पेक्ट है। जब भी हम सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम ह्यूमन के एक्सटर्नल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, और उसको कैसे देखा जाता है, चाहे वो लेबर डिवीजन के तौर पर हो, पार्टिसिपेशन के तौर पर हो, या कहीं पर भी प्रेजेंटेशन को लेकर के बात हो, ये चीजें अलग अलग होंगी। तो जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर और एक हायरार्की की बात कर रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि ये जो जेंडर डिवीजन है, ये जेंडर डिवीजन जिसे हम मानते हैं क्या, नेचुरल एंड अनचेंजेबल। जब हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में बात करते हैं मेन और विमेन की, तो जो बायोलॉजिकल ड्यूटीज विमेन की है, क्या उसे किसी भी कीमत पर चेंज किया जा सकता है? क्या उसे किसी भी परिस्थिति में बदला जा सकता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कहते हैं किसी भी फैमिली स्ट्रक्चर का बेस विमेन है, जैसे अक्सर विमेन को लेकर के एक प्रेशर होता है कि किस तरह का कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो, जो भी बच्चे या बच्चियां हैं घर में, अक्सर एक लेकर के उनके व्यवहार को लेकर के एक सवाल रहता है कि ऐसे रहना है, सोसाइटी में ऐसे दिखना है, किन लोगों से बात करना है, किन से नहीं बात करना है, कैसे हंसना है, बोलना, बात करना, व्यवहार, मतलब व्यवहार से लेकर के उठने बैठने से लेकर के मिलने से लेकर के कम्युनिकेशन से लेकर के हर एक चीज पर कहीं ना कहीं मल्टीपल बैरियर्स लगाए जाते हैं। उन बैरियर्स का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, क्योंकि लोगों को ये पता होता है कि एक बायोलॉजिकल रोल है जो विमेन को फुलफिल करना है। अगर एज अ विमेन
किसी भी रीजन से, चाहे वो गलत हैबिट्स या गलत लोगों या गलत संगत के बीच चले जाएं, तो जो उनका बायोलॉजिकल रोल जो उन्हें फुलफिल करना है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। तो इसका मतलब एक एस्पेक्ट सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे जो विमेन पर प्रेशर आ रहा है, जो बैरियर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, उसका मेन रीजन कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल है, जिसे हम कहते हैं कि लड़कियों के पास आजादी कम है या उन पर बंधन ज्यादा है। तो उसका एक रीजन क्या है कि उनका एक नेचुरल रोल है जो अनचेंजेबल है। मतलब किसी भी फैमिली स्ट्रक्चर का विमेन फाउंडेशन है और उसे एक बायोलॉजिकल ड्यूटी फुलफिल करनी है, तो उस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए सोसाइटी बॉन्डेजेस क्रिएट करती है, और ये जो रोल है ये अनचेंजेबल है और नेचुरल है। आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये समझने वाली बात है यहाँ। इसी को लेकर के अब जो कंटेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि धीरे धीरे सोसाइटी में इस तरह की सिचुएशन देखने को आ रही है कि विमेन अपने बायोलॉजिकल रोल को बाईपास कर रही हैं। क्यों बाईपास कर रही हैं? क्योंकि उनको अपना पार्टिसिपेशन सोसाइटी में देखना है। ये एक अलग कंटेक्स्ट है कि क्या सही है क्या गलत है, बट इन रियल लाइफ सिनेरियो फॉरेन में जो एक लेवल ऑफ इक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं मेंटेन हो गई है, लेकिन इंडिया अभी उसी कंटेक्स्ट में काफी पीछे है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो विमेन है जिनको सोशियोलॉजिकल सेटअप में मेन से compete करना है, मेन के बराबर जाना है, मेन से बेटर होना है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उन्हें अपनी नेचुरल बायोलॉजिकल नीड्स को कहीं ना कहीं पीछे रखना होगा, सेकेंडरी लेवल पे रखना होगा, या फिर उन नीड्स को छोड़ना होगा, उन नेचुरल नीड्स को छोड़ करके आगे जाकर के compete करना होगा, तब वो एक बेटर लेवल पर, बेटर प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे। बायोलॉजी इससे केवल पूरी तरह बायोलॉजी की बात नहीं होती, फिर आता है सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। विमेन ये कर सकती हैं या ये नहीं कर सकती, ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जो मेन और विमेन के बीच में जो एक बाउंड्री क्रिएट की गई है, वो एक बाउंड्री काफी हद तक बायोलॉजिकल तो है ही, वो सोशियोलॉजिकल और स्टीरियोटाइप भी ज्यादा है। इन नॉर्मल वे अगर वेस्टर्न कंट्रीज की विमेन को आप देखेंगे तो ज्यादातर लोगों के पास एक अच्छी बॉडी होगी। अच्छी बॉडी से मतलब है एक हेल्दी और फिट बॉडी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लुकिंग गुड और लुकिंग मतलब इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस अच्छी हो या ना हो, लेकिन वेल बिल्ट एंड हेल्दी बॉडी। ओबेसिटी नहीं होगी इंडिया में, जिसे कहते हैं आधे से ज्यादा लोग ओबीस हैं, उनकी प्रॉब्लम है ओबेसिटी की। लेकिन यही चीज अगर आप वेस्टर्न कंट्री में देखेंगे, इंडिया में मेन हो विमेन हो सब अलग अलग शेप एंड साइज के लोग आपको दिखेंगे। उसका रीजन ये है कि अभी जिम कल्चर, एक्सरसाइज या इन चीजों को इतना प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं नीड है, रिक्वायरमेंट है कि एजुकेशन पॉलिसी में भी स्पोर्ट्स को अलग से वेटेज दिया जाए, क्योंकि जब हम वेटेज देंगे तभी पॉसिबल है कि हम एक हेल्दी नेशन की तरफ बढ़ेंगे। जब हेल्दी नेशन होगा तो अल्टीमेटली हमारा इंश्योरेंस पे खर्चा कम होगा, अल्टीमेटली हमारे पास ज्यादा प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होगी, हमारा जीडीपी अच्छा होगा, हमारा नेशनल इनकम अच्छा होगा, हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अगर हम विमेन के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस और स्टीरियोटाइप्स, विमेन ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये फील्ड इनके लिए है, ये फील्ड इनके लिए नहीं है, इस तरह की चीजें लगातार कंट्राडिक्ट करती रहती हैं। तो इंक्लूडिंग पर्सनल लाइफ से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ तक सब कुछ इम्पैक्ट होता है। उसका रीजन केवल बायोलॉजी नहीं है, उसका रीजन स्टीरियोटाइप और सोशल स्ट्रक्चर भी है। एक लंबे समय तक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, कुछ लोग इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करके ऊपर जा पाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम लड़के और लड़कियों के बीच में उनके लालन पालन में अंतर होता है, यहाँ तक कि उनके खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है।
ये लंबे समय तक दिमाग में ये डाला जाता है कि जो विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, घर को संभालने की और बच्चों को बड़ा करने की। अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी बच्चे कुछ गलत करते हैं तो लोग कहते हैं कि माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे। सबसे पहला सवाल माँ पर उठता है। या फिर जब भी कोई व्यक्ति समाज में गलत करता है तो परवरिश या संस्कार पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। उसका मेन रीजन यही है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि क्योंकि ये माना जाता है केवल विमेन का बायोलॉजिकल रोल नहीं है, गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड वो केवल एक बायोलॉजिकल रोल नहीं है बल्कि एक सोशियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बेटर सिटीजन के तौर पर अपने बच्चों को रेज कर सके। वो कब पॉसिबल है, इसीलिए विमेन की एजुकेशन के साथ साथ उनको मॉरल वैल्यूज देने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। क्योंकि अगर मॉरल वैल्यूज नहीं होंगे, लूज कैरेक्टर विमेन है, तो फिर वो एक अच्छी जनरेशन को लेकर के आगे नहीं लीड कर पाएंगी। तो इसीलिए विमेन के कैरेक्टर पे ज्यादा सोशियोलॉजिकल प्रेशर होता है। आई एम नॉट सेइंग कि मेन का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन एंड विमेन दोनों का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन विमेन के कैरेक्टर पे ज्यादा सवाल इसलिए उठने लगता है क्योंकि उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे आने वाली जनरेशन को भी रेज करना होता है और उन्हें इस योग्य बनाना होता है कि वो समाज में रह करके अपना योगदान दे पाए। मतलब अगली पीढ़ी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है किसके ऊपर, हमारी आज के जनरेशन की जो विमेन है उस पे हमारी अगली पीढ़ी पूरी तरह से निर्भर है। इसीलिए चाहे वो बॉडी अब्यूज हो, चाहे वो इमोशनल अब्यूज हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल अब्यूज हो, इन एनी टर्म्स ऑफ अब्यूज सोशियोलॉजिकल वे में अगर वो अब्यूज विमेन एब्जॉर्ब करती है तो विमेन को ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। एक सिंपल वे में अगर कहा जाए कि एक लड़का सिगरेट पीता है तो लोग अपोज करेंगे, वो भी नुकसान है लेकिन थोड़ा कम करेंगे। लेकिन जब वही चीज विमेन पर लागू होती है कि वो किसी भी तरह के इंटॉक्सिकेशन में है तो लोग ज्यादा अपोज करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आगे आने वाली पूरी फैमिली इंपैक्ट होगी। तो जब भी कुछ गलत होता है सबसे पहला सवाल परवरिश पे, संस्कार पे उठाया जाता है। और वो परवरिश और संस्कार का सीधा जो संबंध है वो कहाँ से आता है, विमेन से आता है। तो विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एक न्यू लाइफ को फॉर्म करने की नहीं है बल्कि उसे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन में कन्वर्ट करने की है, प्रॉपर एजुकेशन देने की है, प्रॉपर गाइडेंस देने की है। अगर कोई विमेन खुद ही गलत ट्रैक पर है, गलत रास्ते पर है, तो अल्टीमेटली वो उस डायरेक्शन में नहीं जा सकती। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि विमेन का रोल कहीं ना कहीं घर को संभालना और बच्चों को बड़ा करना है। इसी को हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं, जो कि मोस्ट फैमिलीज में इंडियन सेटअप में देखने को मिलता है। विमेन घर के अंदर के सारे काम करती हैं, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एटसेट्रा। और आदमी का काम क्या है, घर के बाहर। सिंपल वे में जब घर में लोग हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, आपका हस्बैंड, वाइफ, बच्चे और जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो अल्टीमेटली इतने लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, उनके कपड़ों का क्या होगा, उनकी डेली लाइफ का क्या होगा। तो मतलब जो भी नंबर ऑफ वर्क्स, एन नंबर ऑफ वर्क जो भी हुए घर के अंदर, उसे विमेन की रेस्पॉन्सिबिलिटी मान लिया गया, होम मेकर। और जो भी एन नंबर ऑफ वर्क हुए घर से बाहर के, उसे मेल की रेस्पॉन्सिबिलिटी मान लिया गया। अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, आई एम नो वन टू इम्पोज एनीथिंग। क्योंकि कई बार क्लास में बैठे बच्चे या बच्चियां इस बात को लेकर के ऑफेंड हो सकते हैं कि कैसे ये बात बोली जा रही है। अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अब तक जो होता आया है वो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो करंट सिनेरियो पे हम बात कर रहे हैं
मेरे ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेन ऐसे ही करेंगे, विमेन ऐसे ही करेंगी, सबकी अपनी लाइफ है, अपनी चॉइस है, अपने पर्सनल तरीके हैं। लेकिन जब हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, उन्होंने इस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को लेने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं हम नहीं मानते, जाओ जो करना है कर लो। लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम आई। जब दो लोग साथ थे, हम फैमिली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जब दो लोग साथ थे तो दो लोग मिलके अपने काम को डिवाइड करके साथ में उसे कंप्लीट कर लेते थे। बट इन रियलिटी सब कुछ होने के बाद अगर एक पर्सन अकेले रहेगा तो भी उसके पास एन नंबर ऑफ वर्क होंगे, वो उसे अकेले फुलफिल करने होंगे। अब ये सबकी पर्सनल चॉइस है कि कौन कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं। तो बेसिक वे में हम ये मान के चलते हैं, जो हमारी कंट्री में अप्रॉक्स 70 to 80% लोगों का है कि मेन बाहर की चीजें संभालेंगे, वुमेन घर के अंदर की चीजें संभालेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी घर के काम नहीं कर सकते, ये डिवीजन ऑफ लेबर है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि आदमी अपने काम नहीं कर सकते। आदमी भी अपने कपड़े खुद धोते हैं, अपने लिए खाना बना सकते हैं, अपने लिए क्लीनिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, अपना सारा काम कर सकते हैं। जैसे विमेन कहती हैं कि हम बाहर का काम कर सकते हैं, मेन भी सारे काम घर के अंदर के कर सकते हैं। ऐसा कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये लाइफ को रन करने का एक सूटेबल तरीका था। अब धीरे धीरे इनमें चेंजेस आ रहे हैं, वो फिर हम अलग अलग सेशंस में देखेंगे कि डिवोर्स रेट क्यों बढ़ रहे हैं, और अगर डिवोर्स होने के बाद डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो क्या हुआ। एग्जैक्टली हम तो ये कहते हैं ना कि अगर दो लोग हैं, दो लोग मिलके घर और बाहर दोनों को संभाल लेंगे, आपस में जो भी वर्क हैं उनको आपस में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन क्या हो कि अगर आपने मैरिज किया, 2-3 साल बाद आप फिर से सिंगल हो गए, तब आप क्या करेंगे? आपका डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ गया? इवन आपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट कर दी, तब आपका डिवीजन ऑफ लेबर क्या होगा? खैर ये सब क्रिटिकल क्वेश्चन है, अभी उस पर हम नहीं जाते, ये ट्रेडिशनल एस्पेक्ट में दिया गया है, अभी हम उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जो इश्यूज हैं जो सोसाइटी में जनरेट हो रहे हैं, उसको एड्रेस करने के लिए अलग से कुछ सेशंस बनाने पड़ेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस डिवीजन को, ये जो लेबर था इसको जब हमने डिवाइड किया, तो हमने इस ढंग से डिवाइड किया कि बेस्ट सूटेबल ऑप्शन हमारे लिए क्या हो सकता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने इसको एक परमानेंट डिवीजन मानना शुरू कर दिया कि ऐसा ही होता है, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं था। अब बात यह आती है कि जब भी आप कहेंगे कि जब इन्हीं जॉब्स के लिए आपको पेमेंट मिलने लगती है, तो आदमी इन्हीं कामों को बहुत अच्छे से करने लगते हैं। अगर आप बात करें, आपको ज्यादातर अच्छे टेलर्स आदमी मिलेंगे, आपको अच्छे कुक आदमी मिलेंगे। तो मतलब जो मेन है वो इन सारे काम को परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं बना सकते, हो सकता है आदमी औरतों से अच्छा खाना बना ले, इसमें मतलब ये कंपैरिजन है, कोई ऐसा फिक्स वो नहीं है कि कौन सा जेंडर अच्छा खाना बनाएगा। इवन आप पब्लिक प्लेसेस में जब भी जाएंगे तो आप पाएंगे कि विमेन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस एंड अदर जो भी सोशियोलॉजिकल स्टीरियोटाइप है, उसकी वजह से विमेन बाहर जाकर के ज्यादा काम नहीं करती। लेकिन जो मेन है, अधिकांश जितने भी अच्छे अच्छे आपको खाने पीने के शॉप मिले, जूस के शॉप हो या जो भी चीजें हो, वहां पर आपको सबके सब मेन ही मिलेंगे। यहाँ तक कि अब धीरे धीरे चीजों में चेंज आने लगा है, ओपननेस है सोसाइटी में, सिक्योरिटी है, तो आपको ई रिक्शा चलाते हुए, ऑटो चलाते हुए, बस चलाते हुए, सब्जी का ठेला लगाते हुए अब विमेन सेक्शन भी बराबर दिखाई देने लगा है। लेकिन पहले वाला जो स्टीरियोटाइप था, सोशियोलॉजिकल स्टीरियोटाइप, वो खत्म हो रहा है। तो ऐसा कोई डिवीजन नहीं है जो ये तय करे कि मेन ये करेंगे, विमेन ये करेंगे। मेन वही काम बाहर पैसा मिलने पर वही काम अच्छे से कर रहे हैं। तो बेसिक रीजन है। और इसका रिवर्स, जो विमेन है, जो पहले हाउसवाइफ थी, जो घर संभाल रही थी, वही काम
वो पैसा पे करके किसी दूसरे से करवा रही हैं। तो दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आया वो कहां से आया कि आपके पास जेंडर डिवीजन जो था वो धीरे धीरे एक में मर्ज हो रहा है, और वो डिवीजन कहां पर आकर के रुक रहा है, दैट इज मनी। वो मनी पर क्यों? क्योंकि आपके पास एक घर को संभालने के लिए एन नंबर ऑफ वर्क होते हैं, उस एन नंबर ऑफ वर्क के लिए आप अगर पे करेंगे तो किसी दूसरे से कराएंगे, और अगर पे नहीं कर सकते तो वो काम आप खुद करेंगे। तो अब ये जो कहीं ना कहीं ये जो डिवीजन है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर व्यक्ति अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं, अच्छा, जब भी एक विजन होता है विकसित भारत का, तो हमें ये देखना होता है कि जब हम कहते हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, हमें अपनी इकोनॉमी सीधे 40 ट्रिलियन लेकर के जाना है, हमें चाइना से compete करना है, हमें कुछ भी करना है, जब भी हम विकसित भारत की बात करते हैं हमें ये समझना होगा विकसित भारत के नाम पर अगर हम इसको बांट देंगे तो शायद हमारी परिस्थिति कुछ ऐसी है। ये हो गए हमारे क्या, महानगर, ये हो गए हमारे नगर, और ये हो गया हमारा क्या, ग्रामीण, रूरल। तो रूरल है, अर्बन है, और ये हमारा हो गया जिसे हम कहते हैं मेगा सिटीज। अब इस कंटेक्स्ट में हमें ये समझना है कि जो इकोनॉमी की जनरेशन है, जब हम विकसित भारत कहते हैं इकोनॉमी की जनरेशन ज्यादा सेंट्रलाइज है यहाँ पर, उसके बाद कुछ परसेंटेज यहाँ पर, और जहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन है लगभग 70% कम ज्यादा होगी, तो यहां पर इकोनॉमी का जनरेशन नहीं है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात किया जाए, हम 30% से देश की मेजॉरिटी इकोनॉमी ले रहे हैं, और जो 70% पॉपुलेशन है वो इकोनॉमी जनरेशन के प्रोसेस में बहुत पीछे है, तब फिर हम विकसित भारत का सपना कैसे देख सकते हैं, ये भी एक सवाल है। खैर, ये तो एक तरह से देखना पड़ेगा कि टोटल ओवरऑल जो हमारा रेशियो है, जो प्रपोर्शन है, वो कैसे मेंटेन होगा इन कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी, ये एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। खैर, हम मेन और विमेन के कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे। जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो जो पुअर विमेन है वो डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर काम करती हैं अर्बन एरियाज में, जहां पर मेन और विमेन दोनों काम कर रहे हैं। तो वो अपने हाउस होल्ड या डोमेस्टिक वर्क को करवाने के लिए क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी डोमेस्टिक हेल्पर को रखते हैं मिडिल क्लास होम से। और वो जो विमेन है, क्योंकि जो घर का लेबर था वो किसी दूसरी विमेन ने रिप्लेस कर दिया, तो उसकी वजह से उस विमेन को अपना टाइम सेव करने की अपॉर्चुनिटी मिली, और बाहर जाकर के अपने लिए इकोनॉमी जनरेट कर पाने की सिचुएशन हुई। जब हम बात करते हैं इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ विमेन, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो विमेन लोअर क्लास से हैं, लोअर इकोनॉमिक क्लास, नॉट अबाउट द कास्टिज्म, लोअर इकोनॉमिक क्लास से हैं, वो मिडिल क्लास या अपर क्लास की विमेन का जो घर का काम है वो परफॉर्म करती हैं। जो मिडिल क्लास और अपर क्लास की विमेन है वो बाहर जाके अपने लिए इकोनॉमी जनरेट करती हैं। तो लेबर नहीं खत्म हुआ, वो जो लेबर डिवीजन है कहीं ना कहीं वो विमेन की तरफ से ही सिक्योर किया जा रहा है, लेकिन उसकी जो जगह चेंज की, जिसे जिस चीज ने उसे रिप्लेस किया, वो है इकोनॉमी। उसका रीजन है कि विमेन के वर्क को कभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिला।
जो घर का काम है उसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। विमेन के सब कुछ करने के बाद भी अंत में उनसे पूछा गया कि आखिर तुम करती क्या हो घर में। तो यही एक रीजन था कि धीरे धीरे विमेन ने, जब उसे रिकॉग्निशन नहीं मिलने लगा, तो हर व्यक्ति बाहर की तरफ जाकर के काम करना चाहता है। इस नई जनरेशन में लगातार लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ विमेन जो भी जिस भी क्लास से हैं वो ये चाहते हैं कि वो घर से बाहर जाकर के काम करें और अपनी एक प्लेस डिसाइड कर पाए सोसाइटी में। इसलिए क्योंकि घर में रहकर के अगर काम करेंगे तो उन्हें किसी तरह का रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, वो एक वैल्यूलेस वर्क बन के रह जाएगा, जबकि वो काम बाहर जाकर के करने वाले काम से ज्यादा ही होगा इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। जब समाज में 50% मतलब जो देश के हमारा आधी पॉपुलेशन अगर सिर्फ घरों में रह करके काम करेगी, तो अल्टीमेटली वो काम इतने ज्यादा हो जाते हैं कि बाहर जाकर के जो अपना एक कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में है वो नहीं कर पाएंगी। एज अ नेशन हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। एज अ नेशन अगर देश के 50% लोग काम कर रहे हैं और 50% लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ है वो डिक्लाइन करेगी, या कहीं ना कहीं हम कंपटीशन में और नेशन से पीछे रह जाएंगे। तो धीरे धीरे अब 50% वुमेन में से कह सकते हैं 22-25% वुमेन अभी भी काम कर रही हैं और आधे से ज्यादा महिलाएं अभी भी घरों में ही हैं। तो कहीं ना कहीं उनके हाथ तक इकोनॉमी कैसे पहुंचेगी, ये एक सोचने वाला विषय है। अब चाहे सरकार की तरफ से सहायता मिले, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो, या किसी डिजिटल मीडियम से कैसे उनके हाथ तक पैसा आएगा जिससे उनका कंट्रीब्यूशन भी इकोनॉमी में हो पाए। तो अभी तो एक चुनौती है कि वो घर से बाहर निकल के पुरुषों से अपना लगातार प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। इसके आगे की जो सिचुएशन है वो हमें देखनी होगी। जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वापस से हम लौट के कहाँ आए, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो लेबर डिवीजन था, वो पार्टिसिपेशन था, वो स्टीरियोटाइप्स था, सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था, हर एक पे हमने डिस्कशन किया। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स में विमेन नहीं है तो फिर हम कैसे ये उम्मीद करें कि ग्रोथ ज्यादा हो सकती। शुरुआती दौर में बात किया जाए तो अक्सर पुरुषों को ज्यादातर पब्लिक ऑफिसेज में डील करने के लिए या ज्यादा पावर मिली हुई थी। एक तो पावर एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल होती है, किसी एक कुर्सी पे कौन बैठ रहा है। अगर आज भी हम देखें ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, तो जहां पर विमेन सीईओज हैं उन्हें ढूंढना मुश्किल है, जहां पर विमेन बॉस हैं उन्हें ढूंढना मुश्किल है। मतलब है, लेकिन एज पर कंपैरिजन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि ये जो एजुकेशन का सेटअप है ये अपने आप में बड़ा डिक्लाइनिंग है। पहले तो फीमेल फेटिसाइड, भ्रूण हत्या में ही स्त्रियों को मार दिया जाता था। चलिए वहां से छुटकारा मिला, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि विमेन को बर्डन माना गया। बर्डन क्यों माना गया? क्योंकि उनके होने से किसी तरह का फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं था। तो फिर ये तय हुआ कि चलो फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर के आते हैं। फिर उनकी एजुकेशन अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बनी। जब एजुकेशन हो गई तो फिर हायर एजुकेशन कहीं ना कहीं चुनौती बनी। फिर जब हायर एजुकेशन भी हो गई तो उसके बाद जाकर के उनका जॉब में सेटल होना या कहीं दूसरे शहर जाकर के अपने आप को इंडिपेंडेंट बना पाना, तो परसेंटेज अभी भी है, लेकिन एज पर कंपैरिजन टू दोस्त जो कुछ नहीं कर रहे वो काफी ज्यादा है। कुछ ना करने वाले लोग ज्यादा हैं और एक सफल होकर के एक ऊंचे पायदान तक आना अलग बात है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो पोस्ट है
उसका मिलना एक अलग बात है, आरक्षण होना अलग बात है, लेकिन इन सब के बीच में भी जो सोशियोलॉजिकल स्टीरियोटाइप है उससे निपट पाना बहुत अलग चुनौती है। एक पद किसी महिला को दे दिया जाना अलग है, लेकिन उस पद पर भी उस महिला का स्वीकरण हो जाए ये एक अलग मुद्दा है। एक अलग स्तर पर जो कि हमें दिखाई नहीं देता, सोसाइटी के डायनामिक्स में मेन और विमेन के बीच में लगातार फ्रिक्शन होता रहता है। जो भी विमेन हायर पोस्ट तक जाती हैं उनको पुल डाउन करने के लिए, लेग पुलिंग करने के लिए बहुत से लोग हमेशा वहां पर रहते हैं। और ये जो फ्रिक्शन है मेल और फीमेल के बीच लगातार होता रहता है। इसी को, इस फ्रिक्शन को, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए ही प्रॉपर गाइडलाइंस की जरूरत है, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म की जरूरत है। यहीं पर फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत आ जाती है, जो हमने अपनी पहली क्लास में समझा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लगातार चलता रहता है। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की भी, कि पॉलिटिक्स में भी आसान नहीं है ऊपर जाना। जब हम वही बात वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तो महिलाओं ने काफी लंबे समय तक लड़ाइयां लड़ी सिर्फ अपने अधिकार को लेकर के। अभी वैश्विक स्तर पर बात करें या पश्चिमी देशों की बात करें तो अब कहीं ना कहीं एबॉर्शन राइट्स को लेकर के एक नया मुद्दा छिड़ा हुआ है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो एबॉर्शन राइट्स को लेकर के बात है, तो वेस्टर्न कंट्री कह रही है माई बॉडी माई चॉइस। अब वहां पर ये कंटेक्स्ट इसलिए है क्योंकि वहां के मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं लेना चाह रहे क्योंकि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर रहा है। इंडिया उस डायरेक्शन में अभी 2-4% बढ़ा है, लेकिन जो इंडिया का जो सेटअप है, जो सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से बना हुआ है कि अभी हम कलेक्टिव राइट्स की बात कर रहे हैं, अभी हम फैमिली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अभी हम अपनी कल्चर को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वही अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में बात करें तो वहां की सिचुएशन इंडिविजुअलिटी पर डिपेंड करती है। वो सेल्फ सेंट्रिक, जो उनका कल्चर है वो सेल्फ सेंट्रिक है, तो वहां के जो लॉज हैं वो उस तरह के हैं। वहां पर मेन और विमेन को लेकर के जब अपने राइट्स की बात होती है तो वो सेल्फ सेंट्रिक राइट्स की बात करते हैं, और जब इंडिया में वही बात होती है तो हम इंडिविजुअलिटी बेस्ड सेल्फ सेंट्रिक राइट्स से ज्यादा हम इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो फैमिली सेंट्रिक हो, और जो हमारा बेसिक फाउंडेशन है वो ना खराब हो। क्योंकि वेस्टर्न, जहां पर भी वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पर भी चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस के आने के बाद उन्हें भी फिर उन्हीं मेजर्स को फॉलो करना पड़ गया जिन मेजर्स पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है, इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस कलेक्टिव राइट्स क्या होना चाहिए। तो अभी कहीं ना कहीं कलेक्टिव राइट्स को लेकर के बातचीत चल रही है और उस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। इसको, इन दोनों टॉपिक्स को हम बाद में समझेंगे क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्री से रिलेटेड है। इस चैप्टर में काफी डीप चली जाएंगी चीजें। जब इस तरह के एजिटेशंस होते हैं सोसाइटी में, तो क्या होता है, पॉलिटिकल एंड लीगल, पॉलिटिकल एंड लीगल वे में लगातार अपने अधिकारों को लेकर के बात होती है। ये जो अमेरिका में या फिर फ्रांस में, जर्मनी में, जहां पर भी बातचीत हो रही है वो किस बात को लेकर के है, वो सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर के है कि उन्हें लीगल राइट्स प्रोवाइड किए जा सकें। पॉलिटिकल राइट्स से मतलब है कि उनको भी उन पदों पर आसीन होने का मौका मिले जहां पर जाकर के वो अपने हित में कानूनों का निर्माण कर सकें। तो इस बात को लेकर के लगातार लड़ाई चलती रहती है।
जब रेडिकल होने लगती हैं परिस्थितियां तो विमेन का मूवमेंट कहाँ एम करता है, वो इक्वालिटी की बात करता है इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। यहाँ पर फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिज्म को लेकर के एक अलग से सेशन में बना करके डाल दूंगा, उसे देख लीजिएगा। जब फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की बात होती है तो वो फेमिनिस्ट मूवमेंट किस बात को लेकर के हैं, कभी कभी अपने अधिकारों को लेकर के हैं, कभी कभी पुरुषों से बराबरी को लेकर के हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, बात सही है, लेकिन जब रेडिकल माइंडसेट, इसीलिए एक वर्ड यूज किया इन्होंने, मोर रेडिकल विमेन्स मूवमेंट्स, अभी जो हमने पहले देखा, अगर मेल या फीमेल मतलब मेन एंड विमेन सेपरेट होकर के, अलग अलग होकर के अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अपनी बराबरी की बात करते हैं, तो वो सिर्फ वहां तक जाने की बात कर सकते हैं, वो एक तरह का माइंड वॉश है, लेकिन रेडिकल मूवमेंट के तौर पर एक स्टेबल लाइफ नहीं होगी, तो जो स्टेबिलिटी है वो लूज कर जाएंगे। फेमिनिस्ट मूवमेंट तब तक सही है जब तक वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, जब वो इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज से आगे निकल करके मेन के बराबर होने की बात करने लगता है, तो वहां पर फिर रेडिकल वर्ड यूज होने लगता है, क्योंकि ये मूवमेंट्स अल्टीमेटली उन्हीं की लाइफ को खराब कर रहे हैं। सिंपल वे में मेन और विमेन कभी भी बराबर नहीं हो सकते, चाह कर भी नहीं हो सकते। नेचर ने मैस्कुलिन फेमिनिन दो अलग एनर्जीज बनाई हैं, डिवाइड की हैं, तो उनके अपनी रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी सब कुछ अलग है। तो अगर विमेन मेन से कंपेयर करके मेन जैसे बन भी जाएं और उसके बाद वो प्रिविलेजेस लूज कर दें जो उन्हें नेचर ने प्रोवाइड किया है, तो उससे फायदा क्या होगा। फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब ये है कि आप इक्वालिटी तक आए, लेकिन वो इक्वालिटी सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में है। इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आप इक्वल हो गए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इनर एसेंस जो आपको ज्यादा मिला था इन टर्म्स ऑफ विमेन, वो आपने गंवा दिया, तो उससे फायदा क्या हुआ। तो इसीलिए कभी कभी इसको रेडिकल मूवमेंट कहते हैं कि अधिकार तो चाहिए थे, लेकिन ये स्थिति नहीं होनी चाहिए थी कि अधिकार तो मिल गए लेकिन उल्टा अपना ही नुकसान कर बैठे, तो ये सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जब पॉलिटिकल एस्पेक्ट में विमेन को भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा, वो अपनी बात को रख पाएंगे, हर चीज को सही ढंग से बता पाएंगे और अपने ही जो साथ के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली जो विमेन की सिचुएशन है वो बेटर होगी। कहाँ पर, पब्लिक लाइफ में, चाहे मेन हो विमेन हो, अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। तो जब भी ये पूरी फाइट है, ये सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में खुद को बड़ा बनाने की ही लड़ाई होती है। आज हम महिलाओं को हर क्षेत्र में देख सकते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो इंजीनियर हो, लॉयर हो, मैनेजर हो, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज में टीचर हो, जो भी रोल्स एक विमेन के लिए सूटेबल है। जब हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, अगर अभी जो भी डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हायर या टॉप मोस्ट पोस्ट पे आप विमेन को कहाँ देख सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जिसमें स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड की बात हो रही है, जहां पर विमेन पार्टिसिपेशन हाई है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में राष्ट्रपति, हमारे देश में महिला है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन नहीं है।
मतलब जब हम परसेंटेज की बात करें, उच्च पदों पर महिलाएं रही हैं, उन्होंने अच्छा प्रतिनिधित्व किया है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन जब नंबर ऑफ परसेंटेज की बात आती है तो कहीं ना कहीं फिर ये सवाल उठता है कि क्या और बेटर हो सकता है। ये सवाल लगातार चलता रहता है। अब हम आते हैं परसेप्शंस ऑफ आइडल विमेन। आखिर विमेन ही क्यों, हम मेन भी ले सकते हैं। एक आइडल विमेन या आइडल मेन क्या हो सकता है? बेसिकली जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में सक्षम हो और अपने आप को बेहतर ढंग से समझ पाए। जैसे उस पुरुष के पुरुषार्थ पे सवाल अपने आप उठेगा जो जिम्मेदारियां ले पाने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि एक नए मॉडर्न एरा में एक नया तरह का सवाल होने शुरू हुआ है कि अगर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बियर करे और अपनी लाइफ को आर्ट में एक्सप्रेस करे या किसी तरह का अपना एक्सप्रेशन डिफरेंट फील्ड में शो ऑफ करे, तो इसको लेकर के परसेप्शन बिल्ड होते हैं सोसाइटी में, लेकिन अभी बहुत कम है। मेजर सेक्शन में हम यही मान के चलते हैं कि मेन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहिए और जो अपने साथ के लोग हैं उनके लिए भी बेटर फ्यूचर बिल्ड करना चाहिए। यही हमारा एक एक विजन है, एक परसेप्शन है, विजन गलत होगा, एक ऐसा परसेप्शन है हमारा मेन को लेकर के। इसीलिए मेन नहीं दिया इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कह रहा है परसेप्शन ऑफ आइडल विमेन। लेकिन किसके लिए? एक होता है कि विमेन को कैसा होना चाहिए, एक है कि सोसाइटी के हिसाब से विमेन किसके लिए उपयोगी है। अल्टीमेटली जब आप बात करते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी को यूटिलाइज कर रहा है। आज की सोसाइटी जितनी ज्यादा हम आधुनिक होते जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि लोग ह्यूमन को यूटिलाइज कर रहे हैं। रिसोर्स बने थे यूटिलाइज करने के लिए, ह्यूमन बने थे कनेक्शंस मेंटेन करने के लिए, पर लोगों के साथ हो रहा है कि वो ह्यूमन को यूटिलाइज कर रहे हैं और सामान से अपना कनेक्शंस बना रहे हैं। कोई खुश है किसी पर्स को लेकर के, कोई खुश है किसी कार को लेकर के, कोई खुश है किसी घर को बना करके। मतलब दे आर मेंटेनिंग कनेक्शंस विद, मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट से कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, ह्यूमन को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो चीजें थोड़ा पलट गई हैं। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव्स की, सीरियल जितने भी अगर हम बात करें, पहले टीवी में मुश्किल से एक चैनल आता था जिसे हम दूरदर्शन कहते थे। धीरे 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 आज ये स्थिति है कि 200, 250, 300 चैनल हैं। वो एक अलग रीजन है कि क्या कैसे है, बट वो चैनल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें कंज्यूम किया जा रहा है। तो उनके सबसे बड़े कंज्यूमर कौन है? घर में रहने वाली हाउसवाइफ। देवी जी दिन भर टीवी लगा के स्टार प्लस का सीरियल देख रही हैं या कलर्स का सीरियल देख रही हैं। उनमें क्या सिखाया जा रहा है? उनमें सिखाया जा रहा है या दिखाया जा रहा है रिश्तों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा करें, आपस में कैसे लड़वा दें। ये भी एक तरीका है लोगों को इंगेज रखने का इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट बुरा नहीं है, उस एंटरटेनमेंट में क्या दिखाया जा रहा है ये समझने वाली बात है। अगर हम बात करें मूवीज की, वेब सीरीज की, तो आज की वो रियलिटी है। लेकिन जब हम फॉरेन की वेब सीरीज देखते हैं, मतलब जो अमेरिका की हैं, जर्मनी की हैं, रशिया की हैं, उनकी वेब सीरीज जब हम देखते हैं, स्पेसिफिकली रशियन वेब सीरीज में, तो वहां पर जो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है वो काफी हाई है। जो चीजें दिखाई जाती हैं वो हमेशा रियलिटी पे बेस्ड होती हैं कि इन अ रियल स्ट्रक्चर, इन अ रियल सिनेरियो किसी चीज को क्रिएट किया जाता है। बट जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर इमोशनल एस्पेक्ट में काल्पनिक चीजें ज्यादा है। ये चीजें थोड़ा समझने वाली हैं। तो ये वेब सीरीज के डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम टीवी सीरियल की बात करें, सबसे आइडल जो ऑडियंसेस हैं वो विमेन सेक्शन है, जो हाउसवाइफ है। उनको इजीली ये चीजें कंज्यूम कराई जा सकती हैं।
तो चैनल्स के लिए वो एक आइडल व्यूअर है। इन रियलिटी हम जो चीज देख रहे हैं क्या वो एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि हम किसी व्यक्ति के, जैसे हम परसेप्शन की बात करें, हम किसी विमेन की कोई एक फोटो देख रहे हैं और हम किसी एक फोटो को किसी एक ड्रेस में देख करके किसी तरह का कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, बट इन रियलिटी वो कितना सच है हमें नहीं पता। जैसे इन सीरियल्स में जितनी भी आदर्श बहुएं दिखाई जाती हैं, वो आदर्श बहू होने की एक्टिंग कर रही हैं, ना कि वो हैं। दोनों में डिफरेंस है। उनकी जो रियल लाइफ फेस है वो कुछ और है, बट उस स्पेसिफिक टाइम पे वो एक एक तरह का पर्सन होने का परसेप्शन ड्रॉ कर रही हैं और लोग उस परसेप्शन के अकॉर्डिंग उससे बंध जाते हैं। जब हम सीरियल की बात कर रहे हैं, अक्सर लोग वेट करते हैं अगला एपिसोड कब आएगा, अगला वाला कब आएगा। जब खत्म हुआ तो लोगों को लगता है यार इसके आगे वाला देखना है। लोग अगले दिन उसी टाइम पे बैठे रहते हैं टीवी के सामने कि हमको देखना है। पर ये क्या है, ये परसेप्शन ऐसा ड्रॉ किया जा रहा है कि एक विमेन का एक तरह का जो मतलब पूरा सेटअप कह लीजिए कि वो सेटअप इस ढंग से दिखाया जा रहा है कि आप उस सेटअप के बेसिस पे अपना डिसीजन तय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक रियलिटी है और हम उस रियलिटी को ना देख के, क्योंकि अगर उसी पर्सन का आप अदर साइड देखेंगे या इंटरनेट पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर भी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में वो पर्सन टोटली डिफरेंट है। इसीलिए अगर आप किसी एक हिस्से से किसी चीज को देख रहे हैं, जैसे अगर आप इस हाथ को देख रहे हैं और मैं कहूं कि इस हाथ में नेल्स होते हैं, तो आप मानने से मना कर देंगे। क्यों मानने से मना कर देंगे? क्योंकि यहाँ पे नेल्स नहीं है। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे को यहाँ से नेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? इसी को परसेप्शन कहते हैं कि जहां से आप देख रहे हैं वो कुछ और दिख रहा है, जहां से मैं देख रहा हूं कुछ और दिख रहा है। और जो इसको 360 डिग्री ऐसे देख लेगा उसके पास सारे परसेप्शंस आ जाएंगे। बस फर्क इतना है, दोनों डायमेंशन से किसी चीज को देखना और समझना। खैर, ये सब परसेप्शन के टॉपिक्स हैं, लेकिन जो बेसिक परसेप्शन है वो क्या है कि टीवी सीरियल मेकर्स को कौन चाहिए? हाउसवाइफ विमेन चाहिए, जिनके इमोशंस को कंट्रोल करके ये वैसी दिखाई जा सके और लोग वैसा ही देख पाए। फैशन इंडस्ट्री को क्या चाहिए? आइडल ब्यूटी। दे वांट टू सेल व्हाट? ब्यूटी। क्योंकि वहां पर ब्यूटी बेची जा रही है। उसका आइडल सेक्शन क्या है? क्योंकि पता है कि सुंदरता को खरीदने वाले जो ग्राहक हैं वो ज्यादा है। किसी कार का एडवर्टीजमेंट हो, किसी बिल्डिंग का एडवर्टीजमेंट हो या किसी ज्वेलरी का एडवर्टीजमेंट हो, हर जगह आप देखेंगे कि किसी एक सुंदर लड़की को ला करके खड़ा कर दिया। तो क्या एक्चुअल में वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं? हाँ, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पर मीडियम क्या है उनके लिए? एक आइडल ब्यूटी। तो वो ब्यूटी के माध्यम से उसको सेल कर रहे हैं। ये है फैशन इंडस्ट्री। तो ये है, ऐसे नैरेटिव्स और परसेप्शंस कंट्रोल किए जाते हैं सोसाइटी में थ्रू विमेन। सोसाइटी को क्या पसंद आती है? आइडल हाउसवाइफ। आइडल हाउसवाइफ कौन है? जो घर संभाले, बच्चों को संभाले, सारे काम करे। इसीलिए कई हाथ दिखाए गए हैं। एक में झाड़ू भी है, लैपटॉप भी है, हाथ में कलछी भी है, बाल्टी भी है, सब कुछ है। तो सोसाइटी को क्या पसंद आती है? आइडल हाउसवाइफ। इफ यू बिहेव लाइक दिस देन पीपल डोंट एक्सेप्ट हियर, एंड इफ यू बिहेव लाइक दिस मे बी यू आर लाइक दिस। मतलब दिस इज द गेम ऑफ परसेप्शन। एनीवेज, ये ज्यादा हो जाएगा। टू द दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन बुक में दिया है जिस हिसाब से इन लॉस के पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए। एक लड़की जिसने ढेर सारे गहने पहने हुए हैं, सिर पे एक थैला है जिसमें ढेर सारा पैसा है, साथ में कार है, कंप्यूटर है, फ्रिज है और टीवी है। मतलब एक विमेन को देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाए गए हैं कि किसे कौन अच्छा मानेगा। इन लॉस किसको अच्छा मानेंगे? द आइडल ब्राइड। आइडल ब्राइड कौन है? जो इतना सब कुछ लेकर के आएगी। मतलब आइडल ब्राइड ये है, आइडल हाउसवाइफ ये है, कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट आइडल ब्यूटी है, टीवी सीरियल मेकर्स के लिए आइडल वो हाउसवाइफ्स हैं जो अपना टाइम दें, अटेंशन दें।
तो हर एक के लिए जो आइडल है वो पूरी तरह से अलग है। और जो लास्ट ऑप्शन है, एम्प्लॉयर और मेल एम्प्लॉयज के लिए आइडल क्या है? मतलब ये एग्जाम्पल क्यों दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन एम्प्लॉयर और मेल एम्प्लॉयज के लिए आइडल एम्प्लॉय है गुलाब। अब इसका जो भी मतलब है सिग्निफाई करना चाहते हैं देख लें। फेमिनिस्ट कौन है? वो आदमी या औरत जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार समाज में मिलना चाहिए। जब हम विमेन की बात करते हैं तो विमेन के कंटेक्स्ट में अभी भी आजादी के बाद से लेकर के काफी हद तक बदलाव हुए हैं, लेकिन उस बदलाव होने के बाद भी ये जो मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी है वहां पर कहीं ना कहीं विमेन को ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन अलग अलग तरह से लगातार है। मतलब भारत में पितृसत्तात्मक समाज है, महिलाओं को यहाँ पर सफल होना पूरी तरह से इतना आसान नहीं है क्योंकि हर एक कदम पर तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे पहले वो जन्म से लेकर के हो फिर आगे हो, हर तरह की परिस्थितियां देखनी पड़ती है। जब हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं विमेन में, तो विमेन में 54% है और मेन में 76% है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि लिटरेसी रेट अलग है, एजुकेशन अलग है। लिटरेट होने का ये मतलब नहीं है कि आप एजुकेटेड भी होंगे, लिटरेसी रेट अलग है, एजुकेशन अलग है। जैसे आप कभी कभी ऐसे अनपढ़ लोगों से मिलेंगे जिनका व्यवहारिक ज्ञान क्षमता और कुशलता इतनी ज्यादा होगी कि उनके सामने पढ़े लिखे लोग भी हार मान लेंगे और कभी कभी ऐसे पढ़े लिखे लोगों से मिलेंगे जिनकी बातें आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये खुद में ही दिग्भ्रमित हैं या दिशा भ्रमित हैं या पथभ्रष्ट हैं। तो ऐसे लोगों को सुनने के बाद आपको ऐसा ही महसूस होगा। तो ये अलग अलग चीजें हैं, लिटरेसी अलग है, एजुकेशन अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और जहां लिटरेसी ही नहीं है तो मतलब वो व्यक्ति एक तरह से कोरा कागज है, तो सोचिए क्या हालात होगी, क्या परिस्थिति होगी, वो व्यक्ति अपना जीवन कैसे बेहतर ढंग से सरवाइव कर पाएगा। ये एक हल्का सा एक वो दिया है कैलकुलेशन जिसे कहते हैं कि कितना समय कौन कहाँ स्पेंड करते हैं। इनकम जनरेटिंग वर्क एक औसत निकाला गया है, हर व्यक्ति के जीवन में ये अलग होगा, तो हम किसी एक के आधार पर निर्णय नहीं नहीं ले सकते हैं। जब इनकम जनरेटिंग वर्क होगा तो मेन का औसतन 6 घंटे है, विमेन का 2 घंटे 40 मिनट। हाउस होल्ड एंड रिलेटेड वर्क, मेन क्योंकि बाहर के काम संभालते हैं तो घर के काम कम करते हैं, तो वो तकरीबन कितना है, 30 मिनट है, हाफ एन आवर। विमेन का ये सेक्शन ज्यादा है, 5 आवर्स। अब ये डिफरेंस है, इनकम जनरेटिंग में मेन का ज्यादा है लेकिन विमेन का फिर भी नॉमिनल है, लेकिन हाउस होल्ड में विमेन का ज्यादा है। अब यहाँ फर्क देखिए कि विमेन के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा क्यों आ जाती हैं, क्योंकि मेन अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे, इनकम जनरेटिंग वर्क और हाउस होल्ड वर्क कम होगा, लेकिन विमेन के पास हाउस होल्ड वर्क भी है और इनकम जनरेटिंग वर्क भी है, तो इन दोनों का जब कम्युलेटिव होता है तो ज्यादा हो जाता है। तो विमेन के पास डबल लेवल ऑफ प्रेशर है कि एक तरफ उसे अपना घर भी देखना है, फिर एक लेवल पर इनकम भी मेंटेन करनी है, फिर तीसरा बर्डन है कि बच्चों को भी आगे देखना है, प्रॉपरली रेज करना है। तो विमेन के पास बर्डन ज्यादा है।
टॉकिंग और गॉसिपिंग में लगभग लगभग 1.5 आवर दिया है। हालांकि विमेन में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, विमेन का गॉसिपिंग टाइम ज्यादा होता है। हालांकि ठीक है, कंपैरिजन है। नो वर्क लगभग उतना ही है, स्लीप, सेल्फ केयर, रीडिंग लगभग उतना ही टाइम आएगा। यहाँ पर कुछ चीजें देखना होगा जो कि एक डेटा के फॉर्म में है। बच्चों की पढ़ाई की बात की जाए तो मेन मतलब बॉय और गर्ल में हमेशा से कहीं ना कहीं एक पुरानी सोच रही है कि लड़कों की पढ़ाई पर ज्यादा खर्चा करो, क्योंकि बुढ़ापे में जो सहारा है, जो बुढ़ापे की लाठी है, वो लड़का ही रहेगा, उसी को सारी जिम्मेदारियां संभालनी है। तो लड़के को लड़के पे उसकी पढ़ाई पे ज्यादा स्पेंड किया जाए ताकि वो आगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल पाए, और लड़कियों की पढ़ाई पर थोड़ा कम खर्चा होता है। यहाँ तक कि कई जगह ये भी देखा जाता है कि लड़कों के खान पान का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, उनकी शिक्षा का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बियर करनी है। और एज पर कंपैरिजन टू बॉय, गर्ल की पढ़ाई पे, उसके खान पान पे, उसके रहन सहन पे, उसकी चॉइसेस पे, उसकी बाकी अदर एक्टिविटीज पर कम खर्च किया जाता है। एक प्रपोर्शन की बात किया जाए, एक कंपैरिजन की बात किया जाए, तो जहां पर भी हाईली पेड जॉब है या वैल्यूड जॉब्स हैं, वहां पर विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। जहां पर भी हाईली पेड और वैल्यूड जॉब्स हैं, वहां पर विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। जब हम एक एवरेज निकालते हैं तो विमेन मेन से ज्यादा काम ही करती हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, कैलकुलेशन लिया, क्योंकि विमेन के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड, इन टर्म्स ऑफ इनकम जनरेटिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और उन सब के बीच अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव रख पाना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बियर करना, तो विमेन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेन से ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और विमेन के सेक्शन का जो ज्यादा वर्क है वो अनपेड है, अनपेड है, और उसे उतनी वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि सोशियोलॉजिकल सेटअप में, स्टीरियोटाइप में कहीं ना कहीं विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर को संभाले, परिवार को संभाले, सारी चीजों को देखे। तो विमेन से ये जो एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें ये काम परफॉर्म करना है, जो कि करना भी होता है, क्योंकि आप अपनी सेल्फ ओन रेस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं भाग सकते। वो आपकी बायोलॉजिकल ड्यूटी हो गई, वो आपका सोशियोलॉजिकल ड्यूटी हो गई, आपका एक इनर कॉल हो गया, इन सारी चीजों से आप नहीं भाग सकते। तो जब आप नहीं भाग सकते तो आप ये उम्मीद करते हैं कि उस काम को वैल्यू किया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे पर्सन के बीच में हैं, लेकिन ओवरऑल बात किया जाए कि आपका जो टोटल वर्क है, जितना आप करते हैं, वो मेन से हमेशा ज्यादा ही रहेगा, और ज्यादा होने के बाद भी उसे उतनी वैल्यू मिलेगी कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए फिर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आया था 1976, जिसने क्या कहा कि दोनों को इक्वल वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। हालांकि कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मेन और विमेन को कितने भी कानून हो, सारी चीजें हो, लेकिन मेन और विमेन को सेम वेजेस नहीं प्रोवाइड किए जाते। यहाँ तक कि अगर आप ग्रामीण स्तर पर देखें या किसी भी स्तर पर देखें, तो विमेन अगर काम कर रही हैं एज अ लेबर, तो ये माना जाता है कि दोनों के बायोलॉजिकल डिफरेंसेस से जो उनका योगदान होगा वो उतना नहीं होगा जितना मेल लेबर परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए विमेन लेबर को अप्रॉक्स जो पैसा है वो कम दिया जाता है। अगर मान लीजिए मेल को 400 रुपीज पर डे के हिसाब से दिया जा रहा है, तो हो सकता है विमेन को 200 या 300 रुपीज पर डे के हिसाब से। और ये सिर्फ लोअर लेवल पे नहीं है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे हायर लेवल पर हर जगह
आपको उस हिसाब से पैसा नहीं दिया जाता है। तो मेन और विमेन के बीच में ये डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। हालांकि धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन फिर भी अंतर है। ये हर जगह हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, सिनेमा में हो सकता है, फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स में हो सकता है। विमेन को सेम उसी काम के लिए जो मेन परफॉर्म कर रहा है और जो विमेन परफॉर्म कर रही है, विमेन को कम पैसा दिया जा रहा है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि उनको लड़का हो। वो लड़का क्यों चाहते हैं? क्योंकि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लड़के बियर करते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। मैं नहीं कह रहा कि किसी जगह पे कर रही हो बेटियां भी, लेकिन मतलब लड़कों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है, तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि उनका बेटा ही हो। और यहाँ तक कि कई बार गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट कर दिया जाता है, पूरी तरह से गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट कर दिया जाता है। जिसकी वजह से लगातार चाइल्ड सेक्स रेशियो में डिफरेंस आता चला जाता है। जब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं 0 to 6 इयर्स, ये 2011 का सर्वे है, बाकी अभी लेटेस्ट आया नहीं, ड्यू टू कोविड चीजें बदल गई थी। जो भी डिफरेंशिएशन आएगा जब भी मेन और विमेन के बीच में, तो अल्टीमेटली एक तरह का क्यूओस जनरेट होगा। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि बेसिकली मेन और विमेन की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज कैसे चेंज होती हैं, क्या सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से किस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, फेमिनिज्म मूवमेंट है लेकिन उसकी वजह से भी कितनी दूर तक आ पाए और कितनी दूर जाना है। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन कैसा है और क्या चीजें हैं। तो नेक्स्ट क्लास में उसे पढ़ेंगे। आज का जो पूरा समअप है, जो कंक्लूजन है, वो यही है कि मेन और विमेन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बायोलॉजिकल अलग हैं, सोशियोलॉजिकल अलग हैं। हर एक की अपनी एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का एक पॉसिबल कंक्लूजन है या एक पॉसिबल सोल्यूशन है। वो तभी पॉसिबल है जब बाकी अदर एस्पेक्ट्स के बीच में या तो इक्विलिब्रियम बनाया जाए या एक तरह का बैलेंस बना करके चला जाए।